अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम है स्पोर्ट्स 21 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में हमारे बात होती है जनाब खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है। और पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के दौरे जनूबी अफ्रीका के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो मौजू ज़ेर बहस आया वो सिलेक्शन के हवाले से। बहरहाल जी, सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे सवालात अब भी मौजूद हैं। और गुज़िश्ता दिनों साबिक़ कप्तान वसीम अकरम साहब का कहना ये था कि सिलेक्शन के ऊपर हमेशा सवालात उठते हैं, और जो सेलेक्टर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सबको मुतमईन रखें। बहरहाल ये जो सिलेक्शन हुई है इसको किस तरह देखा जा रहा है? इस सिलेक्शन में जो ख़ास बात है वो ये कि जो नौजवान क्रिकेटर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़ी देर के बाद ऐसा देखने में आया है कि नए खिलाड़ी जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उनको मौका दिया जा रहा है। मौका देने का भी एक वक्त होता है। क्या ये सही मौका है कि इतने मुश्किल टूर के ऊपर यंगस्टर्स को आजमाया जाए? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसी का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ और दीगर मामलात भी उस पर गुफ्तगू हुई है कि कौन से खिलाड़ी को किस जगह होना चाहिए। ये यकीनन सेलेक्टर्स बेहतर तौर पर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे हमने कहा कि सवालात तो अभी भी मौजूद हैं। तो ये तमाम मामलात आज भी ज़ेर बहस आएंगे। आज भी बड़ा ख़ास मेहमान हमारे यहाँ पर मौजूद होंगे, ख़ास मेहमान हैं, और उनसे इन तमाम मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान जमील अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, साबिक़ जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ एक दफ़ा फिर आज मौजूद हैं। उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। जमील भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, और शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्रिकेट के बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू उनसे होती रहती है, टेक्निकलिटीज़ के हवाले से भी बात होती है, सिलेक्शन के हवाले से। गर्ज़ ये कि तमाम ही मामलात पर हम उनसे बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं, बड़ी वो सीधी और सच्ची बात कहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आज के वक्त में सीधी और सच्ची बात कोई करें। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैयद मुनीरुल हक साहब की, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, सिलेक्शन के हवाले से ये बात तो दुरुस्त है कि सबको मुतमईन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सवाल जो देखने वाले बार बार पूछते हैं वो ये कि यंगस्टर्स को इतने मुश्किल टूर पर आजमाना, क्या ये सही होगा? क्योंकि जो हमारी तारीख़ है, या जो ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बड़ा मुश्किल टूर हर दौर में रहा है। तो इस वक्त इस मौके के ऊपर इस टीम को कैसे देखते हैं? और एक सवाल ये भी पूछा गया कि निस्बतन साउथ अफ्रीका की टीम जो माजी में हुआ करती थी, बड़ी मशहूर, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, बॉलर्स, और ख़ास तौर पे फील्डिंग एक उनका खासा हमेशा से रहा है, तो उससे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है निस्बतन। आप क्या समझते हैं, ये बात दुरुस्त है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कीजिए। ये जो जो आपने आखिरी में बात की है ना, ये बात तो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। ठीक है। क्योंकि जो एक उनके यहाँ जो टॉप जो प्लेयर हुआ करते थे वो शायद अब नहीं है। तो जो टीम पाकिस्तान के टूर पर आई थी उसमें भी 4-5 लड़के जो है ना वो नहीं थे जी। तो लेकिन उसने भी बहुत ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया था और पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया था। वो कि पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया, लेकिन वो इतनी क्लोज हुई थी वो सीरीज़ कि देखने वालों को बहुत मज़ा आया था। और जब साउथ अफ्रीका अपने मुल्क में खेलेगा तो वो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। जाहिर है वहाँ का जो मौसम है, जो विकेटें हैं वो सूट करती हैं साउथ अफ्रीका को। उसके साथ साथ जो हमारे जो यंगस्टर हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है उन विकेटों पे उन कंडीशन में खेलने का। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल जो हमारी टीम गई है उसमें कुछ ऐसे नाम हैं कि जिन पे बड़े सवालात उठे हैं। और देखिए, मैं हूँ, मुनीर भाई हो, आप हो, हम कोई भी बात करें ना तो ये तो हम एक अपनी राय दे रहे हैं, अपना तजिया पेश कर रहे हैं ना। जब किसी सिलेक्शन के ऊपर जो है टीम का कोच, कप्तान और क्या कहते हैं जो चीफ सेलेक्टर में इत्तेफाक ना हो तो वो टीम का सिलेक्शन क्या होगा आप अंदाजा कर सकते हैं। तो सबसे बुनियादी बात यह है कि यानी कि चीफ सेलेक्टर के सिलेक्शन पे उन दोनों ने उंगलियां उठा दी। तो इसका मतलब है कि हम और आपका जो अगर हम मुतमईन नहीं है, इसका मतलब है दुरुस्त है ये बात। बहुत सारे देखिए, हम बहुत सारे फैसले ना जल्दबाजी में करते हैं। अब तक जब से मिसबाहुल हक जो है ना वो बने हैं, हमने बाहर तमाम सीरीज हारी हैं। आप उठा के देखना, हम अपने मुल्क में जीत गए अपनी मर्जी की विकेटें बना के, जो भी आप कह लें। साउथ अफ्रीका का टूर जो है ना इनके लिए हमेशा से मुश्किल रहा है और ये भी फिर भी ये मुश्किल रहेगा। लेकिन 3 वनडे
4 T20 हैं जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये मतलब ये कि अगर हमारे 3-4 प्लेयर जिन पे डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो ये बड़ा जोरदार जो है ना हम देख रहे हैं कि ये सीरीज जो है ना, क्योंकि उनकी टीम भी इतनी वो नहीं है और हमारी टीम जो है ना, हमने भी कुछ नए लड़के जो है ना उसमें मतलब ये कि शामिल किए हैं, लेकिन हमने आजमाइयों को जो है ना दोबारा आजमाने का जो फैसला किया ना वो दुरुस्त नहीं है। मतलब आप उन्हीं प्लेयर को ला के अब एक इनिंग अगर उसने खेल दी आसिफ अली ने, तो आपने जो है ना मतलब आप वो मौका ढूंढते हैं किसी तरह से वापस लाने का अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को, ये नहीं होना चाहिए। जो लड़का मतलब डिजर्व करता है, जिसने परफॉर्म किया है, उसको आप जो है ना मौका दें। अभी मैं समझता हूँ कि उसने कोई गैर मामूली खेल पेश नहीं किया था। इसके अलावा और भी हैं जिन पे सवालिया निशान है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जब आप बात करते हैं ना फिटनेस की, तो वो सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान में खुर्रम मंजूर जो है नंबर 2 पर था, आपने उसको नहीं लिया। आपके जहन में है ना कि फिटनेस, तो शर्जील भी तो मौजूद है ना यार, सही। तो आपने लिया, तो ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये फिटनेस का तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ दिया, आगे जाके इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करनी है। मैं मुनीर अल हक भाई से इस बारे में ज़रा तफसील से गुफ्तगू करना चाहूँगा। मुनीर भाई, एक तो सिलेक्शन के हवाले से, फिर मैं आजकल बड़ी नई नई इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही हैं, वो लिखा वाइट बॉल की टीम भेज दी गई है। अभी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि वाइट बॉल अलग और रेड बॉल अलग। अब ये फरमाइए कि बाहर हम देखते हैं या दूसरे ममालिक के क्रिकेटर्स को देखते हैं, क्या रेड बॉल हो, क्या वाइट बॉल हो, क्या पिंक बॉल हो, जो बैट्समैन फॉर्म में है, जो खेलना जानता है, उसके लिए क्या रेड बॉल और क्या वाइट बॉल, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये आपने कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी है कि जनाब वाइट बॉल की टीम आप बना के भेज रहे हैं, तो लड़का सोचेगा जी मैं वाइट बॉल में ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ तो मैं वहीं फोकस करूँ। ये क्या हो रहा है, ज़रा समझाइए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर आपका, और आपका टेलीविज़न देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम। थोड़ा सा सिलेक्शन की बात मैं बाद में करूंगा। थोड़ा सा एक पॉजिटिव जो चीज़ है ये कि एक तो पाकिस्तानी टीम माशाल्लाह खैरियत से पहुंच गई और तमाम 34 मेंबर्स के जिसमें 21 खिलाड़ी भी शामिल हैं, उन सब का कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया है। तो अब ये कल से सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अब 5-6 दिन रह गए हैं, 2 अप्रैल को पहला वनडे इंटरनेशनल है, तो उस हवाले से है। अब सिलेक्शन के हवाले से बहुत बातें हो गई हैं। मेरा ख्याल है इमाद वसीम नहीं है, माद भट्ट नहीं है, तो शाहनवाज धानी को इतनी जगह क्यों शामिल किया, उनको क्यों ले लिया, बहुत सारी बातें हैं शर्जील की फिटनेस के हवाले से। ये सारी बातें मेरा ख्याल अब हम इसको थोड़ा सा छोड़ के अब हम देखते हैं कि अब जो टीम गई है, जाहिर है हमारी टीम है ना यार, हारेगी तो सबसे ज़्यादा अफसोस हमें होगा, जीतेगी तो सबसे ज़्यादा खुशी भी पाकिस्तानियों की टीम है। पाकिस्तानी टीम है तो पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा खुशी होगी ना। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंसर्न है उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। वजह पता है क्या है? वजह यह है कि वनडे में आपकी टीम बैलेंस नहीं है। आपने एक अरसे से वनडे सीरीज खेली नहीं है। पिछले पूरे साल में 2020 में आपने सिर्फ एक सीरीज खेली थी जिम्बाब्वे से, उसमें भी उनकी कमजोर टीम से एक मैच आप टाई करके आप हार गए थे, जिसमें इफ्तिखार को ओपन भेज दिया था, 3 रन का टारगेट था और सुपर ओवर में, और आप हार गए थे जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम से भी। तो वनडे सीरीज़ तो आपने खेली नहीं है। अब जमील भाई की बात आती है कि वही पुराने चेहरे आप दोबारा ला रहे हैं, आपके पास वही इमामुल्लाह को फ़खर ज़मान से आपको दोबारा ओपन कराना पड़ेगा जो एक अरसे से कर रहे हैं। फ़खर ज़मान चलते हैं नहीं चलते किसी को उनका नहीं पता। इमामुल हक के बारे में जो है कि उनका वनडे स्टैट्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सेल्फिश प्लेयर है, अपने लिए खेलते हैं। क्या वो टीम के लिए खेलेंगे नहीं खेलेंगे यही देखना होगा। हैदर अली की बात कर लें, हैदर अली का भी 50-50 है, चलते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा देखना होगा। अभी इनके बारे में कोई चीज़ श्योरिटी नहीं है। रह जाए कि फिर वही बात बाबर आजम पर डिपेंड आ जाता है, या जिस तरह से आपके रिजवान बैटिंग कर रहे हैं आजकल, रिजवान को आप नंबर 2 बेस्ट बैट्समैन कह सकते हैं। अब आपके पास सऊद शकील को आपने लिया था और दानिश अजीज़ को लिया था इस स्लॉट को पूरा करने के लिए। अब सऊद शकील अनफिट हो गए, नहीं गए टीम के साथ। अब दानिश अजीज़ को आप खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, ये एक इशू आएगा कि दानिश अजीज़ आप, क्योंकि आप नीचे आप बोलेंगे ऑलराउंडर में आपने शादाब को भी ले लिया है, आपने नवाज़ को भी ले लिया, आपने फ़हीम अशरफ को भी ले लिया है। तो अब इन 3 में से कोई 2 खेलेंगे। 2 खेलने का मतलब ये है कि फिर जाहिर है मेरे ख्याल तीनों के तीनों ना खिलाते हैं। मुझे ये भी कि फ़हीम अशरफ तो खेलेंगे, शादाब वाइस कैप्टन वो भी खेलेंगे। मोहम्मद नवाज़ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भरोसा है इनको, मोहम्मद वसीम को उन्होंने तीनों फॉर्मेट में लिया है। इस पर थोड़ी सी आईब्रोज उठी थी कि मोहम्मद नवाज़ को टेस्ट में भी लेना, T20 लीग्स खेलते हैं, वनडे तक भी सही था, लेकिन आपने
टेस्ट में भी लिया है, जिस तरह इफ्तिखार अहमद को हर फॉर्मेट में लेते थे मिसबा, शायद इस तरह से कोई चीज़ हो रही है। तो नवाज को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आपको लिया गया है तो आप बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में आ जाएं। उस्मान खादिर हैं, उनको अगर शादाब खेलेंगे तो उनको तो जगह नहीं मिलेगी, बेकार हो जाएगा। फिर बॉलिंग में आपके पास हसनैन है, उनको शायद नहीं मौका देंगे, हारिस रऊफ और हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी। तो आपकी ये टीम है। इस टीम में आप देख लें कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास का नहीं है सिवाय बाबर आजम के जिस पर आप इन्हिसार कर सके। एक वक्त होता था हमारे पास 3-4 प्लेयर होते थे बैटिंग में, बॉलिंग में। बॉलिंग में एक शाहीन शाह अफरीदी है आपके पास, वो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, लेकिन वही आपके पास वक्त सबसे अच्छे बॉलर हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं उनको। दूसरी तरफ आप देखें साउथ अफ्रीका की टीम ने इस वनडे सीरीज की क्या तैयारी की है कि उनके 5 खिलाड़ियों को जाना था आईपीएल खेलने, उसको उन्होंने रोका है सिर्फ इस वनडे सीरीज के लिए, बिकॉज की इसकी 2 अहमियत हैं। एक तो जाहिर है दोनों टीमों के दरमियान बायलेटर्स लिए, दूसरा ये वर्ल्ड सीरीज कप का हिस्सा है, दोनों टीमों को पॉइंट्स मिलेंगे, उसकी बुनियाद पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो उन्होंने अपने 5 खिलाड़ियों को जिनको जाना था खेलने, 5 मेन प्लेयर, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें रबाडा भी हैं, उसमें एंड्रिक नोकिया भी हैं, उसमें लुंगी एनगेडी भी हैं, उसमें डेविड मिलर भी हैं, उसमें क्विंटन डिकॉक भी हैं। ये सब शाम को रोक लिया कि सिर्फ 3 मैचेस खेलें, उसके बाद आईपीएल खेलने जाएंगे। तो उनके पास उनकी फर्स्ट चॉइस 11 है, उनको जो खेलना है। फिर उनके पास कमी नहीं है। अभी आप देखें व्यान मल्डर उनके बहुत अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिनकी बड़ी तारीफ की जा रही है। एक नया नाम हमने अभी उसमें देखा है, ससांदा मगाला। तो मैंने जब इनको स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जो अभी इनका T20 डोमेस्टिक हुआ है, ये वनडे हुआ है डोमेस्टिक, इसमें दोनों में टॉप विकेट टेकर हैं और डेथ ओवर्स में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करते हैं। तो उनके पास बॉलिंग का ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि उनके पास जूनियर डाला भी है, लेथो से पामला भी है। अच्छा, बैटिंग में आप इनको देख लें, मार्करम, उसके बाद आपके क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर, उसके बाद आपका उनका फुलकवायो, और भी उनके पास बैटिंग का भी उनका इशू नहीं है। तो पाकिस्तान ने चूंकि वनडे नहीं खेले हैं, मुझे बड़ा डाउट है कि कहीं पाकिस्तानी टीम जो है वो सरप्राइज, देखिए सरप्राइज तो हम दे देते हैं। हम वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज से पहला मैच हारे, दूसरे मैच में हमने इंग्लैंड को हरा दिया जो वर्ल्ड चैंपियन है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये है। लेकिन यहाँ पर मुझे सीरियस डाउट्स हैं, क्योंकि सारी तैयारी हमारी T20 को लेकर हो रही है। ये साली 2020 क्रिकेट का है, तो वनडे सीरीज पर हमने इतनी अहमियत नहीं दी है। तो ये जो मैंने आपको कंसर्न बताया है ना, ये देखना होगा। रह गई बात, आखिरी में मैं जवाब दे दूं, जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल की बात है, सॉरी उसको ज़रा थोड़ा सा ताखिर हुई है। उसका इशू ये है कि अब टीमों ने, जैसे इंग्लैंड की टीम है और ये भारत की टीम है, इसमें अब इन्होंने थोड़ा सा ये शुरू कर दिया, क्योंकि आईसीसी के कुछ टूर्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे टेस्ट और वनडे साथ साथ भी आपको खेलने पड़ेंगे। आगे आपको याद हो तो इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज चल रही थी, पाकिस्तान का मैच होना था अगले दिन, तो मैं खुद परेशान था कैसा हो, तो उन्होंने फिर टीम ही अलग कर दी थी। अभी आप इंग्लैंड की टीम देख लें, उसके 7 या 8 प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं खेलते हैं, जो वनडे या T20 में, सिवाय बेन स्टोक्स के और जॉस बटलर या 1-2 उनके और हैं, वरना तो अब ये थोड़ा सा, चूंकि T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा आम हो गई है, अब वाइट बॉल पर ही सबकी नजरें हैं। हर महीने आपको, हर महीने 2 महीने पर आपको एक लीग होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से अब थोड़ा सा खिलाड़ियों को जो जारहाना मिजाज से खेलते हैं, जो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको थोड़ा सा इधर कर दिया गया है। और बाकी जो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, जैसे विराट कोहली हैं, जैसे बाबर आजम हैं, जैसे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स, ये तो मतलब ऐसे प्लेयर हैं कि इनको तो आप किसी भी फॉर्मेट पे खिलाएं तो वो चल जाते हैं, चल सकते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। अब कंसर्न हमारा एक और भी है कि हमें, जैसे आपने ये जो नाम लिए बड़े नाम, हमें इस क्वालिटी के प्लेयर्स तैयार करने हैं। सवाल वहीं आ जाता है कि चलें, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आपकी समझ में आती है ना, कि अगर खिलाड़ी बनाना है तो कोई लॉन्ग टर्म प्लान आप लेकर आए, एग्जीक्यूट करें। यहाँ तो जितनी भी प्लानिंग हो रही है, डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो तो बड़े शॉर्ट टर्म नज़र आते हैं। बल्कि एक तो सजेशन ये भी आई कि जनाब आप सीरीज़ टू सीरीज़ हायर कर लें कोच को, और उसके बाद वो सीरीज़ का जो नतीजा हो अगर ठीक हो तो आप उसको आगे कैरी कर लें, उसके बाद आप उसको खुदाफिज कह दें। ये बातें भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं। क्या ऐसा ही है कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है? शॉर्ट टर्म के अंदर आपने कोई ना कोई प्लान बनाकर दे देते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है। आपने मिसबा के मामले में भी यही हुआ, उन्होंने कहा 1 साल का टाइम दें, आपने बैठ के तमाम चीज़ें देखी, साल गुजर गया, कोई अकाउंटेबिलिटी कोई कुछ नहीं है। अब मामला किस तरह आगे चलेगा? देखें वहाँ पे जो प्लेयर्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ पर आप प्लेयर्स के अगर क्लास देखें, अगर आप उसके स्टैंडर्ड देखें, जैसा भी बात हो रही थी वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं, वो सारे पूरे प्रोसेस के थ्रू होकर आए। आपके पास क्या चीज़ ऐसी है जिसके बाद बाबर आजम एक लकीली आ गया, बाकी रेस्ट ऑफ द टीम आपकी क्या है? यही है, सॉरी माजरत के साथ वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रेलू कटा, ऐसे ही है। देखिए
आपने ना टीम बनाने की कोशिश ही नहीं की जी। आप डर के क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा ही जो बुनियादी बात है ना, आप अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। देखें, बिल्कुल सही, बिल्कुल डेढ़ साल का अरसा हो गया, आपने जिस तरह चेंजेस किए ना, इस तरह टीमों में चेंजेस नहीं हुआ करती। आप अभी दूसरा वनडे उठा के देखें इंडिया और इंग्लैंड का, 337 रन जो है ना उन्होंने चेज किए, कितनी आसानी के साथ किए हैं। आपकी टीम जो है ना जिस दिन 300 रन प्लस करेगी ना, मैं फिर आपसे, आपकी टीम का वो माइंड सेट ही नहीं है। हर लड़का टीम में अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा है। जब जहां पर ये सूरत हाल हो ना, कोच अपनी सीट बचाने के लिए तो आपकी टीम नहीं बन सकती। टीम बनाने के लिए आपको मौका देना पड़ेगा। और ये जो सीरीज बाय सीरीज जो रखने का ना, ये बिल्कुल देखें, आप जो भी रखें ना, कोच जो भी रखें, मैं तो एक बात ये समझता हूं कि मैंने ये देखा है कि जितने भी फॉरेन कोचेज आए हैं वो निस्बतन बेहतर रहे, उनकी कारकर्दगी बेहतर है, उन्होंने टीम को खड़ा कर दिया आपकी, क्योंकि उनका किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई ना उनकी एंगलिंग होती है, ना वो ये सोचता है कि ये फैसलाबाद का, ना सोचता है ये सोई नॉर्दर्न का। मैं खुल के बात कर रहा हूँ। बात ये है कि वो जो है ना, वो ये देखता है कौन जो है ना, देखें शाहिनशाह आफरीदी जो है ना, आपको उसी ने दिया था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और ये जो आपके बाबर आजम आज जो है ना वर्ल्ड क्लास अगर प्लेयर बन गए, तो आपने मिकी आर्थर को क्यों मतलब ये कि रिमूव। मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि यार जो टीम आपकी सही जा रही थी, सही स्ट्रीम, आज आपकी टीम वर्ल्ड नंबर 1 थे आप। हाँ, आप कहां पर आप ये आप नीचे जाएंगे डे बाय डे, क्योंकि टीम आप जो आप प्लेयर लेकर आ रहे हैं ना, वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है, वो क्वालिटी प्लेयर बना रहा था जी। आप बना रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं यार ये इफ्तिखार ने रन नहीं किए तो आसिफ को ले आओ, आसिफ ने रन नहीं किए तो उसको लिया, हुसैन तलत को लिया, मतलब इन्हीं में घूमे चले जा रहे हैं आप। ठीक है। आप देखें इस तरह टीमें नहीं बना करती। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, जो भी टीम उठा के देख लें ना, उनमें एक आध चेंजेस मतलब वो करते हैं, लेकिन बाकी जो टीम उनकी होती है वो वही होती है। और वो एक मैच दो मैच, लेकिन उन्हें पता ये उससे वो लेता है। असल जो कोच होता है ना, उसके अंदर ये सलाहियत होना चाहिए कि प्लेयर से उसकी जो उसके अंदर है वो होता है कोच। इस जो स्टेज पे जाके कोई कोचिंग थोड़ी करना पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। प्लेयर नहीं बनाए मिसबा साहब ने, ये बता दें 1.5 साल के अंदर इन्होंने कौन सा एक प्लेयर के यार ये प्लेयर इन्होंने मिसबा ने बनाया, नहीं बनाया ना। उन्हीं के प्लेयरों पे आज भी ये डिपेंड कर रहे हैं जो मिकी आर्थर छोड़कर गया था, इनसे तो कोई प्लेयर नहीं बना। वजह यह है कि ये 36 साल की उम्र में नौमान ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है, लेकिन आपने 3 साल क्यों जाया किए उसके। बात ये सवालात तो बहुत सारे उठते हैं ना हमारे यहाँ, जब तक जो है ना मेरिट को टाइम पे मौका नहीं दिया जाएगा, हम इसी उससे गुजरेंगे। और जब हमारा वर्ल्ड कप करीब आएगा तो हम टीम जो है ना तश्कील देने के मराहिल में जाएंगे, जो कि बहुत गलत तरीका है। और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं ना टैलेंट, मैं कहता हूँ टैलेंट है, मैंने खुद देखा है, टैलेंट मौजूद है, लेकिन आप टैलेंट का जो ना सही जो है ना उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई, सही उसका जो है ना इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये जो आपका नेशनल ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, समझे ना, इनको काम करना चाहिए। जो आपने कोचिज की इतनी फौज वहां रखी हुई है ना, जो भी प्लेयर हैं, देखिए ना आपने काइजम ट्रॉफी कराई ना, काइजम ट्रॉफी कराई, क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड 11 के मैचेस, इसमें से जो लड़के निकले आपने उन पे क्यों नहीं काम किया। मैंने खुद देखे हैं उनमें चंद लड़के, हर टीम में 1-2 लड़के तो होंगे ना यार। अगर 12 टीमें थी तो 25 लड़कों का बुला के वहां कैंप लगा के उनको आप वो करें ना। अभी भाइयन ने बताया ना कि जिस नए लड़के को लिया उसने टॉप किया है दोनों उसके अंदर, तो आपके यहाँ क्यों नहीं होता ऐसा। मतलब आपकी मर्जी है, अम्माद भट्ट को ले लिया, आपकी मर्जी है, मतलब ये घबराहट बता रही है। आप अगर देखें जब किसी प्लेयर को आप ले रहे हो उसमें तो उसका अगर मौका, प्लेयर की कारकर्दगी मुतासिर होती है, याद रखिएगा। जब उसको पता है ना कि मेरी जगह मजबूत, तो अपनी जगह के लिए खेलेगा। ठीक है। कोई भी प्लेयर होगा ना तो वो जाके रना बॉल खेलेगा, रना बॉल भी खेलेगा, तो आपके 250 पौने 300 रन अब कुछ नहीं है मेरे भाई। 300 प्लस रन करेंगे। अभी बता रहा हूँ अभी 2-3 दिन पहले की मिसाल है ना, कि मतलब 2 दिन पहले की 337 रन कितनी आसानी से चेस कर लिए यार। मतलब उसने जो बैटिंग की है ना, उफ, क्या कहते हैं बेन स्टोक ने, मतलब उसने 50 रन 40 गेंदों पे किए, और उसके बाद जो उसने 12 गेंदें खेली हैं तो उसने 49 रन किए। तो उसने चौके, तो इस टाइप के प्लेयर आपके पास हैं? बिल्कुल नहीं है। बनाने पड़ेंगे ना, बनाने के लिए मुझे कोई मशीन नहीं आएगी, इन्होंने लोगों ने बनाने, कैसे बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सवाल यही है कि ये खिलाड़ी कैसे बनेंगे मुनीर भाई, ये खिलाड़ी कैसे बनेंगे। अब तो ये एक आम आदमी भी सवाल करता है कि शायद कोई ऐसा माजी का कोई साबिक क्रिकेटर हो जो इस वक्त नौकरी पे ना हो, लेकिन ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर और ये फलाना सेंटर, ये जो सब कुछ हो रहा है, नतीजा क्या निकल रहा है। अब तो ये बात की लोग पूछेंगे कि वहाँ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी हिटें लगा रहे हैं, एक प्लेयर अगर आप देखें वो स्टार्ट हो जाता है, वो फिनिशर हो जाता है,
वो नो मैटर आपका स्कोर 300 प्लस है, अगर उसके पास जिम्मेदारी है और अगर उसने अपने एंड से हिटिंग करके चार्ज लेना और स्कोर करना है वो करेगा, और ये हो रहा है। आपके पास तो उस क्लास का कोई खिलाड़ी है नहीं, तो फिर ये सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा है? देखिए, अभी बात की जमील भाई ने, जो कल मैच खेला गया है भारत और इंग्लैंड के दरमियान, देखिए चेज़ करने के लिए करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और पहली गेंद से आपको जाना है चेज़ करने को। पता है कि हम चेज़ नहीं करेंगे तो भी हारेंगे, तो फिर हमारे जो बेन स्टोक्स की बात की बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि आखिरी जो उन्होंने 49 रन बनाए हैं वो 12 गेंदों पर बनाए थे। मेरे ख्याल अगर 1 रन और बना लेते तो ये नया रिकॉर्ड वनडे में पहुंचता। 12 गेंदों पर T20 में 50 का रिकॉर्ड है युवराज का, और एक और शायद प्लेयर है, तो ये तो वनडे में भी यूनिक हो जाता। जिस तरह से खेल रहे थे ना जॉनी बेयरस्टो और बाद में बेन स्टोक्स, यकीन करें चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी विराट कोहली की भी, रोहित शर्मा की और तम की, या जम के उन्होंने पिटाई की है। कुलदीप यादव का तो करियर ही दांव पे लग गया, 87 रन दे दिए। शार्दुल ठाकुर, कर्नल पांड्या के 4 ओवर में शायद 4 ओवर में ही कुछ 50 रन इतने उनको पड़ गए, तो उसको तो हटाने की बातें हो रही हैं। हालांकि उसने पहले ही मैच में अपने डेब्यू में 50 कर दी थी, बड़ा तेज खेला था, 26 गेंदों पर 50 की थी। भाई हैं हार्दिक पांड्या का। ये इससे हट के देखिए, चेस करने में हमारी टीम तो चेस करनी ही नहीं जानती। वो तो 250 भी होते हैं तो चेस करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब क्रिकेट 250 की नहीं रही है, हम इस चीज को तस्लीम ही नहीं करते। हमसे चेज भी नहीं होता, हम पहले बैटिंग करके 300 प्लस भी नहीं करते। कितनी दफा पाकिस्तान ने 300 प्लस किए गैर मुल्क के सरजमीन पर, मुझे बताएं, ना होने के बराबर है ना। एक आध दो ओकेजन में तो सब आप कर लेते हैं कि वो टीम है। अब आप गए हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हमेशा से वनडे की बहुत अच्छी टीम है, बल्कि क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट की बहुत अच्छी टीम है, और वनडे में तो खैर बहुत ही अच्छी टीम है। अब देखें उनका कप्तान भी चेंज हो गया, अब टेम्बा बबूमा कप्तान हो गए, क्विंटन डिकॉक नहीं रहे, तो अब वो प्रेशर कप्तानी का नहीं रहेगा जो हमें नजर आया था दौरे पाकिस्तान में जब टीम आई थी उनकी। तो वो जब खेलते हैं तो बहुत खुल के खेलते हैं और बहुत जाराना अंदाज से खेलते हैं, और सेंचुरी बनाना उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं होता। पाकिस्तान के लिए मैं बताऊं कि ये जो वनडे सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए यासिर कि अगर पहला मैच हम हार गए ना तो फिर बकिया दोनों मैच आपको जीतने होंगे। तो अगर हम हारे तो यहीं से शुरू हो जाएगा, फिर मीडिया यहीं से शुरू हो जाएगा, इसको क्यों लिया, उसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों निकाला, उसको। और आप जो बात कर रहे हैं ना नेशनल क्रिकेट अकेडमी, या जिसे हम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं, जहाँ पे सकलैन मुश्ताक भी हैं, जहाँ मोहम्मद यूसुफ भी हैं, जहाँ बेशुमार लोग हैं, अब्दुल रज़ाक नाम लेते जाए, नाम ही खत्म नहीं होंगे, इतने सारे हैं। और डायरेक्टर बना दिया नदीम खान साहब को, हेड उनका सबका, तो सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन लोग तो रिजल्ट मांगेंगे ना। आप पास कोई पावर हिटर है? 1.5 साल से मिसबा से सवाल हो रहा है कि आपने कोई बॉलिंग ऑलराउंडर तैयार किया लाइक जो उनके पास है। मैं एक सवाल करने पे हक बजाने भूँ, सकलैन के होते हुए अगर आप एक ऑफ स्पिनर ना निकाल सकें तो फिर मुझे बताएं कि सकलैन मुश्ताक रखने का ऑफ स्पिनर तो आपके पास बहुत अरसे से है ही नहीं। अभी साजिद खान जो डोमेस्टिक से निकले हैं वो भी उधर ही नॉर्दर्न एरिया से उनका ताल्लुक है, बहुत अच्छा मुझे नजर आया पोटेंशियल, उनको टेस्ट टीम में लिया भी गया है, लेकिन उनको अभी ग्रूम करने की जरूरत है ना। तो सकलैन के पास जो जाना चाहिए, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये तो उनको खुद कहना चाहिए। अभी एक मैंने अच्छी खुशी मुझे हुई है कि फैसल अकरम नाम का एक नया प्लेयर है जिसे अभी अंडर 19 की टीम में भी लिया है, जो बांग्लादेश का दौरा करेगी, चाइना मैन है लैपटॉप। तो इसके ऊपर खास तौर से उसको बुला के उन 7 खिलाड़ियों के साथ जो अभी शोएब मकसूद और हमारे 2 खिलाड़ी जो दिल शाह वगैरह जो नहीं जा सके उनको बुला, उसमें इसको भी बुलाया गया था। तो ये बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग है कि तो इस तरह से चीज़ों को समझने की और उसकी ज़रूरत है। अब आपके पास कहीं पे भी कोई पावर हिटर है ही नहीं ना। आप बेन स्टोक्स की बात करते हैं, आप जॉर्ज बटलर की बात करते हैं, मॉर्गन की बात करते हैं, आप कोहली की, और वहाँ तो देखें आप ईशान किशन 26 गेंदों पर 50, तो हार्दिक पांड्या 50, तो कर्नल पांड्या 50, अब वो चल गए, केएल राहुल भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने सेंचुरी कर दी। उनके पास तो ये आलम हो गया इस वक्त टैलेंट का कि उनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं, संजू सैमसन, अंबाती राइडो, उनका एक विकेट कीपर बैट्समैन है वरदमन शाह, सब जगह ही नहीं मिल रही टीम में, कोई मौका ही नहीं देता है। कल उसने भी बहुत जबरदस्त खेली, ऋषभ पंत ने भी, लेकिन जवाब जो है ना, जवाब देखिए उनके कप्तान नहीं है इंग्लैंड के, ऑयन मॉर्गन इंजर्ड है, दोनों मैचेस तो वो नहीं खेलेंगे, और कल है फाइनल, और कल फाइनल में फिर नहीं होंगे मॉर्गन, तो वो दोबारा वही टीम उतरेगी जिसने किया। लेकिन कितना मेंटली मजबूत प्लेयर हैं कि जो 337 बनने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, शुरू से मारा, और बीच में तो ऐसा लग रहा था शायद 15 ओवर पहले ही कर देंगे, वो तो जो चल रहा था, और बेन स्टोक्स आउट हो गया, वरना तो ये अभी 39 गेंद पहले जीतते हैं तो शायद 55 गेंद पहले जीत जाते बड़े आराम से। बहुत जबरदस्त मैच था,
फुल ऑफ रन्स, एंटरटेनिंग भी, और इंडिया को करारा जवाब जिसे कहते हैं ना, वाकई करारा जवाब दिया है कि भाई आप ये मत समझो कि T20 वर्ल्ड कप आपके मुल्क में हो रहा है तो आप नाकाबिल तस्खीर हो, नहीं, हमने बता दिया आपको, अब आप अंदाजा कर लो। और उस मैच के बाद अब इस मैच की भी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि वजह यह है कि इंडिया की टीम पिछले 2 वनडे सीरीज हार चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से भी, न्यूजीलैंड से भी, तो लगातार तीसरी शिकस्त हो जाएगी, तो एक बार फिर प्रेशर है। तो उस प्रेशर में अब देखते हैं, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत मजा आ रहा है उस क्रिकेट को देख के, उसमें कोई शक नहीं है, और नजर भी आ रहा है कि पोटेंशियल है, पावर हिटर दोनों के पास हैं, फास्ट बॉलर दोनों के पास हैं, ओपनिंग बैट्समैन दोनों के पास हैं, सबके पास अच्छा वो है, जिसकी हमारे यहाँ हर लेवल पे कमी, हर उसमें कमी महसूस की जा रही है डिपार्टमेंट में। और आपको मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहूँगा यासिर कि जो फर्क है ना इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इतना फर्क हो गया पाकिस्तान, बहुत फर्क हो गया, चाहे T20 हो। न्यूजीलैंड को हम कभी भी अच्छी टीम तस्वर नहीं करते थे, हमने पता नहीं न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में कितनी मरतबा वर्ल्ड कप में शुरू में हराया है, कभी जीतने नहीं देते थे, उनके मुल्क जाके हम आराम से जीत के आ जाते। अब वो न्यूजीलैंड टीम इतनी डिफरेंट हो गई है कि वो अभी ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है, वो जो है इंग्लैंड को भी हरा देती है, कुछ नहीं है उसका आप कह सकते, बहुत डिफरेंट। वो क्या वजह है कि एक तो पैशन है, दिल से खेलते हैं, जज्बे के साथ खेलते हैं, वो जो जज्बा हमें कल इंग्लैंड में नजर आया है, वो जज्बे की जरूरत है, लेकिन आप ऐसे प्लेयर भी आपके पास नहीं है, टैलेंट है लेकिन रॉ है आपके पास, वो सामने नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, चलिए इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और कुछ मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम है स्पोर्ट्स 21 और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के हवाले से, जो टीम की तैयारियां हैं और सिलेक्शन के हवाले से ख़ास, और फिर प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है। बहरहाल जी, कंडीशंस हर दौर में साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात पैदा करती रही हैं। देखना ये होगा कि इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तानी टीम किस तरह मुकाबला करती है। बहुत सारे अभाम हैं, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर कुछ देर पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं वो ये कि एक कोऑर्डिनेशन होगी तब जाकर आप मैच जीतने के काबिल हो सकते हैं। कप्तान की सोच अलग है, कोच कुछ अलग सोच रहे हैं, चीफ सेलेक्टर कुछ अलग सोच रहे हैं। ये सिलसिला आखिर है क्या? ये कभी अंडरस्टैंडिंग होगी? क्योंकि जब आप मैचेस जीतते हैं, जब हम मैचेस के लिए देखते हैं कि टीम जब होती है पवेलियन के अंदर मौजूद होती है, कोच अपने खिलाड़ियों को बकअप करता है, सपोर्ट करता है, सेलेक्टर्स उनको फुल अथॉरिटी के साथ भेजते हैं कि आप जाके फैसले करो, वो अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करता है और फिर जाकर हम रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं। लेकिन यहाँ तो सूरत से हाल यकसर मुख्तलिफ है, कैसे मुमकिन होगा फिर आप जीत सकें? क्योंकि ये तो बहुत आगे की बात है कि बड़ी प्रीमेच्योर डिस्कशन होगी कि हम सोचें कि ये जीत जाएंगे और फिर आगे की तैयारी होगी, इस तरफ तो हम नहीं सोच सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना जी अपने इक़दामात पर गौर करना होगा। देखें, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये प्रेस रिलीज चला देता है ना कि 11 की टीम बाबर आजम बनाएंगे, उसमें कोच का कोई अमल दखल नहीं होगा, तो तनाज़ा खड़ा कर दिया ना आपने। ऐसा ही है। इसके देखें, जब टीम बनती है ना तो उसके अंदर कोच और कप्तान की मशावरत होती है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये वो दे स्टेटमेंट दे दे कि जनाब उसके बगैर, जहां पर दबाव आता है ना वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये किसी तरह ये वक्ती जो दबाव है ना ये निकले और हम जो है ना मतलब फिर बाहर आए। इस वजह से जो ना ये खराबी पैदा हो रही है कि मतलब अच्छा, अब जो टीम इसने वो किए सिलेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब तनकीद हो रही है मोहम्मद वसीम पे। देखिए, मोहम्मद वसीम जो है ना उसके लिए सिलेक्शन आसान है। वजह पता है क्या है कि आपको जब ये 15 खिलाड़ी सिलेक्ट करेंगे ना तब मैं पूछूंगा कि इन्होंने सिलेक्शन की है, तब मालूम होगा ना किसको अंदर किया किसको बाहर किया है। अभी तो कोविड की वजह से आपको ज्यादा प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो वो सारे प्लेयर आप जो ना डाल देते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक परफॉर्मर को भी चांस दिया। मैं जब जानूंगा कि जब ये सूरत हाल बेहतर होगी और जब 15 की टीम होगी और उसमें से 11 की टीम खेलेगी और 1 या 2 लड़के नए जिनको मौके मिलेंगे ना, तो जो है ना अच्छा काम किया, मैं तो जब मतलब समझूंगा। अभी जो साउथ अफ्रीका जो ये जो टीम गई है, ये देखें इसके अंदर कहीं से भी ना टीम कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। ये अलग बात है कि भाई हम कहेंगे भाई ये डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, या लेकिन कॉम्बिनेशन कब होता है कि जब आप रेगुलर खेलते हैं। ये बहुत अरसे के बाद वनडे सीरीज इनकी होगी और उसमें कॉम्बिनेशन का बनाना और खेलना, उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है कॉम्बिनेशन। उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड मतलब जो भी सारा एडवांटेज उनको हासिल है, उसके अंदर जाकर इनका परफॉर्म करना और जीतना और मॉडर्न क्रिकेट खेलना,
जो कि वो नहीं खेल रहा पाकिस्तान। कुछ देर पहले बात जी हाँ, देखिए जब तक आप मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना उस वक्त तक जो है ना आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपने जब तक ये तलवार जो लटकी है ना लड़कों पे से, मैं बता रहा हूँ ज्यादातर लड़कों पे तलवार मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर इमामुल हक आएगा वो टीम के लिए खेलेगा, आप मुझे बताएं ना, नहीं खेलेगा ना। तो इस तरह बहुत सारे प्लेयर हैं जो अगर दानिश अजीज को चांस देते हैं तो आप जब टीम बनाते हैं ना तो कोच का काम ये होता है उससे पहले वो उनको बिठा के बैठे, ये आपने ये पूरी सीरीज खेलनी है, ये आपको इसके बाद की सीरीज भी खेलनी है, जो सलाहियतें आपके अंदर है मुझे मैदान में नजर आना चाहिए, आप ड्रॉप नहीं होंगे, आप खेलेंगे। ये टीम बनाता है कोच। अब यहाँ तो ये है कि हर मैच के बाद तनकीद हो रही होती है, यार इसको क्यों खिलाया था, उसको क्यों, ये उससे डर के ना तब्दीली, ये यहाँ इसलिए टीम नहीं बन रही है। टीम बनाने के लिए आपको तनकीद भी बर्दाश्त करना होगी और आपको रिजल्ट देना होगा। जब आप देखें हमेशा जवाब अपनी कारकर्दगी से देना पड़ता है, आपकी कारकर्दगी होगी और कारकर्दगी से आप जवाब देंगे फिर सबकी जबानें बंद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे हम तनकीद करते थे ना। मैं एक मिसाल दे दूं, वो जो ये जो अशरफ है, फ़हीम अशरफ पे हमने यहीं बैठ के तनकीद की ना, कितनी तनकीद की, उसने हमारी जो बातों को अपनी कारकर्दगी से प्रूफ किया ना उसने। आप देखें न्यूजीलैंड में अच्छा खेला, यहाँ बहुत अच्छा खेला, आज हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद एक अच्छा ऑलराउंडर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। ये तनकीद तो पहले हमारा काम हुआ करता था ना, लेकिन अब तो जो लोग बैठे हैं नौकरी पे कहीं ना कहीं वो भी तनकीद कर देते हैं। जरा इसके बारे में तो बताइए, तो फिर किया जाए, और फिर ये जो कमेटीज बनी हुई हैं, जो लोग मौजूद हैं, फिर मैं आपसे कहूँगा कि एक बहुत बड़ा सेटअप मौजूद है। शायद कोई बंदा इस वक्त बेरोजगार हो, मेरे और आपके अलावा, बाकी तो सारे रोजगार पे लगे हुए हैं, तो फिर फायदा क्या है, मुझे ये बताइए ना। तनकीद तो फिर सब कर रहे हैं, जब अपने लोग भी तनकीद कर रहे हैं तो फिर क्या अब किया जा सकता है, फरमाएं। देखिए अभी वनडे सीरीज शुरू हो रही है जी, और अल्लाह ना करे अगर वो सीरीज़ हारते हैं तो फिर तो तनकीद का वो सिलसिला शुरू होगा कि वो तो फिर बहुत आगे तक जाएगी बात। फिर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी और हेड कोच भी सब दोबारा से लपेट में आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जो भी बात की जमील भाई ने कि इमामुल हक, जाहिर है उनके बारे में मशहूर है कि वो पर्सनल खेलते हैं, क्योंकि अगर आप वो सेंचुरी बना देंगे या 60-70 रन बना देंगे तो अगले मैच के लिए वो पक्के हो जाएंगे। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। अब्दुल्ला शफीक को दोबारा मौका दिया है, क्या उससे ओपन कराएंगे या नहीं कराएंगे, भी कुछ नहीं होगा। देखिए मोहम्मद वसीम को हम बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हालांकि अगर इस दफ़ा टीम में देखा जाए तो 2-3 तो हर दफ़ा चीज़ें होती हैं। अब जैसे इमाद वसीम को नहीं लिया या अम्माद भट्ट को नहीं लिया, आसिफ अली को ले लिया या 1-2 प्लेयर हो, लेकिन एक चीज़ आपको देखने की होगी कि डोमेस्टिक प्लेयर को तो बहरहाल वो इज्जत दे रहे हैं। ताबिश को कभी कोई नहीं लेता था, इन्होंने लिया और दोबारा रिटेन भी किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। हो सकता है जिम्बाब्वे में उनको टेस्ट खेलने का मौका मिल जाए। एक खिलाड़ी जो 18 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, 600 उसकी विकेटें हैं, उसका एक टेस्ट का तो हक बनता है। हो सकता है वहाँ पे उसको टेस्ट कैप दिला दें, जो उसकी देरीना ख्वाहिश जाहिर है, वो उसने बड़ी बहुत मेहनत की है। फवाद आलम 10 साल तक फिटनेस में रहा, हर परफॉर्मेंस करता रहा, उसकी वापसी हुई, दुनिया ने देखा कि उसके साथ ज्यादती हुई थी। अभी आपका मसला मैं फिर भी बता रहा हूँ कि वनडे सीरीज में हमारी तैयारी नहीं है बॉस। और ये जो तनकीद हुई है ना, ये शर्जील पर तनकीद हुई है, क्योंकि मिसबा जाहिर है वो हमेशा उसको नहीं लेते थे। बाबर आजम ने खुद बैक किया कि जी मेरे कहने पे लिया गया है उनको, क्योंकि वो गेम का नक्शा बदल सकते हैं। पार जो शुरू के जो 6 ओवर्स होते हैं पार प्ले, उसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनका दिन होगा या वो चल जाएंगे, इसको देखते हुए इसको उनको लिया गया, ठीक है, उनको लिया गया है। आपने मोहम्मद आमिर को भी मौका दिया था स्पॉट फिक्सिंग में, सदा वो भुगत चुके हैं। फिक्सिंग वो अपनी जगह, फिटनेस वाली चीज़ अपनी जगह ज़रूरी है। T20 क्रिकेट में तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनमें कुछ बहरहाल मुश्तरका तौर पर फैसला हो गया कि जी शर्जील खान को लिया जाएगा। अब अगर शर्जील खान वहाँ नहीं चले तो फिर उनके ऊपर ही बात आएगी। प्रूफ तो यहाँ हर खिलाड़ी को करना है। मैं टेस्ट टीम देख रहा था, 7 या 8 खिलाड़ी जो टेस्ट स्क्वाड है वो सारे वो प्लेयर हैं जिन्होंने लोकल परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में। आप उसमें नोमान अली को देख लें, साजिद खान को देख लें, जाहिद महमूद को देख लें, जो 3 स्पिनर, तीनों डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस। फिर आप वहाँ पर अगर आते हैं तो ताबिश को लिया गया है, इसी तरह शाहनवाज धानी को लिया गया है, इसी तरह आप देखें कि इमरान भट्ट को लिया गया है जो लास्ट ईयर खादिम ट्रॉफी के टॉप स्कोरर थे। तो कोशिश तो की है मोहम्मद वसीम ने उन खिलाड़ियों को, और भी आपके जो पुराने जो खिलाड़ी हैं वो भी कोई ऐसे नहीं कि जिनको हमने हटा दिया हो, तो उसकी वजह से 1-2 खिलाड़ियों को तो ज़रूर फर्क होगा। लेकिन सवाल ये है कि टेस्ट तो अभी बहुत दूर है और है भी जिम्बाब्वे से, इतना शायद मुश्किल ना हो आपके लिए। हालांकि जिम्बाब्वे आपको हार जाए तो भी कोई वाइद नहीं होता पाकिस्तान का, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा नहीं, देखिए 5-6 दिन रह गए वनडे सीरीज शुरू होने में, इस पर नजरें क्या है, कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। पाकिस्तान की वनडे टीम को कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। भाई आप किसको खिलाएंगे, कैसे जीतेंगे उनसे, ये तो आप देखें।
बस आपने एक टीम अनाउंस कर दी, उसके बाद टीम चली गई। प्लान जीत कोई गए भी तो नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल। और हार गए तो फिर इतनी तनकीद होगी कि कोई उसको मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सीखने और के टीम मराहिल आप- से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल है। ठीक है। आखिरी जुमला जमील भाई क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये गुफ्तगू तो हमारी इसके ऊपर मजीद हो सकती है, ख़ास तौर पे जो खामियों की निशानदाही और वनडे की तैयारी के हवाले से। तो वो जो प्लान आपके पास होता है ना, एक टीम कोई ऐसी होती है जो आप कैरी करते हैं, उसमें एक आध लड़का तब्दील हो जाता है, तरीक़ेकार ये है। लेकिन यहाँ अभी तक कुछ नहीं पता कि आप क्या लेकर जाएंगे, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल क्या नहीं। प्लान है, सब स्पेकुलेशन पर है, इफ एंड बट्स अभी बस तक if है and कि buts है। शायद इसको डाल दें, शायद इसको टीम से निकाल दें, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। जब ये सूरत हाल हो, इवन ख्याल ये कि है, मेरा शायद ये ख्याल है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, खिलाड़ियों को खुद नहीं पता कि किसको मौका मिलने जा रहा है और किसको नहीं। ऐसी सूरत हाल में कैसे जीत ऐसी सकेंगे? सूरत हाल के अंदर बहुत नुकसान होता है जी। अगर मुझे पता हो ना 3 दिन पहले कि मुझे जो है ना ऐसा ही है। वनडे खेलना है, तो मेरी कुछ और सूरत हाल होगी। अगर रात में मुझे बताएंगे ना आपके मुझे कल मैच खेलना है, तो सूरत हाल बहुत डिफरेंट होगी। ऐसा ही। तो लिहाजा ये है कि इनको पहले से देखिए, एक तो ये होता है कि नेट पे पता चल जाता है ऐसा कि ही। किनको, लेकिन हमें तो नहीं पता बिल्कुल। कि किसको खिलाना है, किसको, जिसको ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसको ज्यादा होगा वो उसको अंदाजा हो जाता है कि भाई मुझे जो ना ये वाला वनडे ही। खेलना है या नहीं बिल्कुल खेलना। ठीक है। आपको याद होगा कि फवाद सरफराज को रात में बताया गया था कि आपने खेलना है, मैच खेलना है, समझे ना, बिल्कुल उसने कहा था ऐसा कि मैं फिर उसको फिर मनाया और फिर उसको मतलब खिलाया गया। जी। ये सूरत हाल जो है ना ये खत्म होना चाहिए, और ये जो तलवार लटकती है ये हटना चाहिए। टीम बनाना चाहिए। अगर टीम नहीं बनाएंगे आप मॉडर्न क्रिकेट, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी पोजीशन 5वें नंबर पे है, कौन से इसमें ऐसे रैंकिंग ही, में आ ऐसे गए, ही। नीचे चले जाएंगे बहुत नीचे और चले फिर जाएंगे, आपको ठीक। क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ठीक नीचे है। चले जाएंगे। चलिए जी, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे हमारी गुफ्तगू रहेगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है और इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। इंशाल्लाह मौका मिलेगा अगले हफ्ते इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जमील भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। दोनों हमारे मेहमान यहाँ मौजूद थे, बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई तमाम मामलात पर और सवालात अब भी मौजूद हैं। बहरहाल जी, उम्मीद यही है और दुआ यही है कि पाकिस्तानी टीम जिस मैदान में भी जाए कामयाब होकर लौटे। इसी बात के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।